हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी खूबसूरत सी यूट्यूब चैनल कि जिसके अंदर हम कर रहे हैं क्लास 8 ओके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। बेटा पहला लेक्चर हमने देखा है चैप्टर 1 के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। हमने बेटा संख्याओं के 5 प्रकार देखे थे कि प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, फिर सम संख्या है, विषम संख्या है ओके और पूर्णांक संख्या है। ये पांचों जो प्रकार है वो हम देख गए फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपको बड़ा वो फर्स्ट लेक्चर देखना बाकी तो पहले वो देख लीजिए फटाफट से और फिर मिले हमारे सेकंड लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा लेक्चर नंबर 2 ओके। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। चल तो आज हम पढ़ेंगे बेटा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याओं का जो इंग्लिश मतलब है, अंग्रेजी मतलब है, उसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर ओके। चलो तो आज हम सीखेंगे क्या होती अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं में के नाम में ही गुण है। अभाज्य मतलब जिसको हम भाग नहीं सकते, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते ओके। तो मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसको स्वयं और एक के अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं किया जा सकता। समझना कि वो संख्या है जिसको खुद के सिवा और एक के सिवा कोई और नंबर से विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या है। तो नोट डाले फटाफट से बेटा, की पॉइंट क्या याद रखोगे ओके। ऐसी संख्याएं जिनको स्वयं यानी कि खुद से, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो आपको बेटा बात समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए तो मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि मान लो कि बेटा एक संख्या आपके पास है 5। चलो मान लो कि आपके पास 5 है। अब यार ज़्यादा इस पर गौर डालो कि 5 को हम किससे विभाजित कर सकते हैं। तो आंसर आएगा कि आप 5 को 5 से विभाजित कर सकते हैं। पूर्णतया की बात है, पूर्णतया 5 से विभाजित कर सकते हैं और एक तो 1 से कर सकते हैं। ध्यान से, और कोई संख्या है सोचो, और कोई संख्या है कि जिसको आप 5 से विभाजित कर सकते, जिससे आप 5 को विभाजित कर सकते, ऐसे कोई और नंबर नहीं है। तो मतलब हम 5 को विभाजित कर पाते स्वयं 5 से और 1 से। तो ये 5 क्या हो गई? अभाज्य संख्या। कोई और नंबर सोचो। चलो मान लो बेटा मैंने मान लिया 13। चलो 13 को सोचो, 13 को किससे विभाजित कर सकते हैं? 13 को सिर्फ और सिर्फ आप 13 से विभाजित कर सकते, यानी कि स्वयं से विभाजित कर सकते हो, खुद से विभाजित कर सकते हो। और एक संख्या है 1, तो 13 को आप सिर्फ 13 और 1 से विभाजित कर सकते हो। 13 क्या हो गई बेटा? अभाज्य संख्या हो गई। और कोई सोचो। चलो मान लो बेटा 29। चलो हमने मान लिया बेटा 29। चलो 29 को सोचो, तो 29 को सिर्फ और सिर्फ आप 29 से विभाजित कर सकते हो। और एक संख्या है 1, आप 1 से भी 29 को विभाजित कर सकते हो। लेकिन कोई और संख्या है जिससे आप 29 को विभाजित कर सकते हो? आंसर आएगा नहीं। तो बेटा ये क्या हो गई? ये भी एक क्या हो गई? ये भी एक अभाज्य संख्या है। समझ में आ रही है अभी बातें कि अभाज्य संख्या मतलब संख्या को खुद से और एक के अलावा कोई और नंबर से आप विभाजित नहीं कर सकते। चलो मान लो कि मैंने कोई एक संख्या ले ली। चलो मैंने 8 ले लिया, अभी 8 ले लिया ओके। अभी देखना 8 जो है, 8 को हम 8 से विभाजित कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। और 8 को हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं। लेकिन स्वयं और 1 के अलावा भी 8 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं और 8 को हम 4 से भी विभाजित कर सकते हैं। मतलब कि ये जो हमारा 8 है उसको 8, 1 के अलावा 2 और 4 से भी विभाजित किया जा सकता है। तो मतलब 8 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या में तो कंडीशन क्या थी कि संख्या को खुद के और 1 के अलावा कोई और संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर 8 को 8, 1 के अलावा 2 और 4 से किया जा सकता। तो 8 अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य नहीं है तो ये संख्या क्या कहलाएगी? 8 जो कहलाएंगी भाज्य संख्या कहलाएंगी। और ये जो सारे हैं वो 8 के गुणनखंड है। ये जो सारे है बेटा वो क्या है? 8 के गुणनखंड है।
इसको क्या कहते हैं? 8 के गुणनखंड कहते हैं। ओके, 8, 1, 2, 4 ये सभी क्या है? 8 के गुणनखंड है। और कोई चीज़ सोचो बेटा, और कोई नंबर सोचो। चलो मैंने ले लिया 12, चलो मैंने ले लिया 12। चलो 12 को हम किससे विभाजित कर सकते हैं? 12 को हम 12 से विभाजित कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 12 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, कर सकते हैं। 12 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2 जा 6, 12 हो जाते हैं। ओके, फिर 12 को हम 6 से विभाजित कर सकते हैं, कर सकते हैं। 6 दो 12 हो जाएंगे। ओके, चलो बेटा 12 को 6 से, 2 से, फिर 12 को 4 से कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 12 को 3 से विभाजित कर सकते हैं, कर सकते हैं। 3 जा 4, 12 हो जाएंगे। 4 जा 3, 12 हो जाएंगे। 6 जा 2, 12 हो जाएंगे। 2 जा 12, 2 जा 6, 12 हो जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि 12 को 12 और 1 के अतिरिक्त 3, 4, 2 और 6 से भी विभाजित किया जा सकता है। तो 12 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 12 क्या है? 12 भाज्य संख्या है। ओके, तो अभी आपको बड़ा समझ में आ रही होगी चीजें कि अभाज्य संख्या है मतलब वो संख्या है कि जिसको खुद के और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। ओके, तो आप मान लो कि कौन कौन सी बेटा अभाज्य संख्या है। देखो, एक जो है वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। याद रखना बेटा, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ओके, ये महत्व की बात है। कौन सी बेटा? एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है और ना ही ये भाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या भी नहीं है और एक भाज्य संख्या भी नहीं है। एक जो है हमारा वो एक विशिष्ट संख्या है। एक हमारा क्या है बेटा? विशिष्ट संख्या है। एक हमारा क्या है? विशिष्ट संख्या है। ओके, उसको हम अभाज्य भी नहीं लेते, उसको हम भाज्य भी नहीं लेते। एक को हम गिनेंगे बेटा विशिष्ट संख्या। ओके, चलो, तो अभी अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो जो अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी जो मैं लिख रहा हूँ अप टू कहीं तक इनफाइनाइट तक चलती है, बहुत सारी संख्याएं आती है। ये देखो 2 आया। 2 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 को हम सिर्फ 2 से विभाजित कर सकते हैं और एक से विभाजित कर सकते हैं। 1 और 2 के अलावा, 1 और 2 के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिससे आप 2 को विभाजित कर सके, कोई नहीं है। ओके, सिर्फ 2 और 1 ही है। तो 2 कैसी होगी बेटा? अभाज्य संख्या है। और एक ज्यादा बात बताऊं, बहुत मजे की बात, 2 एक ही ऐसी संख्या है जो सम संख्या होने के बाद भी वो अभाज्य संख्या है। 2 एक ही सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। बाकी अब गौर कीजिए, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ये सारी कैसी है? विषम संख्या है। 2 एकमात्र एक ऐसी संख्या है कि जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 एकमात्र एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य में आती है, बाकी कोई सम संख्या अभाज्य में नहीं आती है। ओके, लेकिन आपको कोई पूछे बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो आंसर आएगा बेटा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बेटा? आंसर आएगा 2। 2 सबसे पहले आती है। तो कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा आपको याद रखनी। इंपॉर्टेंट चीजें यही कि अभाज्य संख्या में क्या क्या चीजें होती है। ओके, यहां तक बेटा आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ओके, चलो बेटा बढ़ते हम अगर भाज्य संख्या की ओर। कौन सी संख्या की ओर? भाज्य संख्या की ओर। अच्छे से नोट कर लीजिए। चलो बढ़े आगे। गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ, चलो बेटा बढ़े आगे। आज हम बढ़ेंगे बेटा भाज्य संख्या की ओर। क्या होती है भाज्य संख्या? चलो अभी हम सीखेंगे भाज्य संख्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। चलो, तो क्या होते हैं बेटा कंपोजिट नंबर? ओके, वो संख्याएं ओके कि जिनका एक गुणनखंड खुद के और एक के अलावा हो।
नहीं समझे, समझाते हैं। अच्छा, ऐसे समझ लो कि वो संख्याएं जिनको आप खुद के एक के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित कर सकते हैं। ओके, वो संख्या कि जिनको आप खुद के एक के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित कर सकते हो। उसमें याद करो, अभाज्य में क्या था, खुद के और एक के अलावा कोई भी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते थे। लेकिन भाज्य में क्या होगा, खुद के एक के अलावा भी हम किसी और संख्या से उस संख्या को विभाजित कर सकते होंगे, इसलिए ये संख्या को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या है। की पॉइंट क्या याद रखना है, खुद के लेकिन स्वयं और एक के अतिरिक्त भी अन्य कोई संख्या से इस संख्या को विभाजित कर सकते हैं, इस संख्या को विभाजित कर सकते हैं। तो वो संख्या है कि जिनको खुद के एक के अतिरिक्त भी कोई अलग संख्या होगी तो उसे विभाजित कर पाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा, 4 ले लिए, 4। ओके, 4 को हम 4 से डिवाइड कर सकते, यस कर सकते हैं। 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते, ये तो स्वयं हो गया और एक हो गया। 4 को 4 से 1 से कर, लेकिन 4 को हम 1 और 4 के अलावा 2 से भी विभाजित कर सकते हैं। तो स्वयं, 1 और उसके अलावा भी एक संख्या आई, तो 4 क्या हो जाएगी बेटा, 4 क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ओके, समझ में आ गई भाज्य संख्या है। ओके, बड़े आगे कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि बेटा 16 ले लिया। चलो, 16 को 16 से तो डिवाइड कर सकते, यस कर सकते, विभाजित कर सकते, 1 से भी कर सकते। उसके अलावा 16 को हम 2 से विभाजित कर सकते, यस कर सकते। 16 को हम 4 से विभाजित कर सकते, यस कर सकते हैं। 16 को हम 8 से भी विभाजित कर सकते हैं। तो देखो, स्वयं और एक के अतिरिक्त, एक के अलावा भी कोई और संख्या आई है जिससे हम 16 को विभाजित कर सकते हैं। तो बेटा ये क्या हो जाएगी, ये भी एक हो जाएगी भाज्य संख्या है। तो बेटा आपको समझ में आ गई होगी भाज्य संख्या है। ओके, फिर देखो 15 ले लो बेटा, 15। ओके, 15 ऐसा नहीं कि 15 विषम संख्या है तो भाज्य संख्या नहीं है। अरे ये विषम है लेकिन भाज्य तो है ना। कैसे भाज्य है दिखाओ। देखो बेटा, 15 को हम 15 से विभाजित कर सकते, यस कर सकते हैं। 15 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन 15 को हम 3 से भी विभाजित कर सकते हैं, 15 को हम 5 से भी विभाजित कर सकते हैं। तो देखो 15 विषम है, विषम तो भले ही है, लेकिन वो कैसी संख्या है, भाज्य। भाज्य का मतलब क्या है कि स्वयं और एक के अलावा कोई और संख्या से उसे हम विभाजित कर पा रहे हो, जैसे कि हम 3 से और 5 से 15 को कर रहे हैं। ओके, तो ये बेटा ये क्या हो जाएगी, ये भी एक भाज्य संख्या है। ओके, तो भाज्य संख्या में अब देखोगे तो ये जो सारे हैं, ये जो नीचे मिले 2, 1, 4, तो ये 2, 1, 4 जो मिले वो 4 के गुणनखंड कहलाते हैं। इसे 4 के क्या कहते हैं, इसे 4 के हम गुणनखंड कहते हैं। ओके, ये 16 है, 16 में बेटा क्या है, 16, 1, 2, 4, 8। तो बेटा ये जो सारे हैं वो उसको 16 के हम गुणनखंड कह सकते। क्यों 16 के गुणनखंड कह सकते, देखो क्योंकि हम 16 को ऐसे लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 को ये जो 116 है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 जा 2, फिर ये 16 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 जा 4। ओके, तो देखो ये जो 16 है उसके गुणाकार के खंड है, गुणाकार के टुकड़े हैं, इसलिए इसे गुणनखंड कहते हैं। 16, 1, 8, 2, 4 ये सभी गुणनखंड होते हैं। ओके, ऐसे ये 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 4 1 का 4, 4 को हम ऐसे भी लिख सकते, 2 दूनी 4, दिख रहे हैं। ओके, तो ये जो गुणाकार के खंड होते हैं, देखो 4 के उन्होंने गुणाकार के खंड बनाया, दिख रहे हैं, ये गुणाकार के स्वरूप में लिखे, इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, गुणनखंड कहते हैं। ओके, तो भाज्य संख्या बेटा आपको समझ में आ गई होगी। नोट डालो अच्छे से, बराबर से, और बड़े तेजी से आगे। हाँ, एक बात रह गई, मैंने बताया कि एक क्या है, एक तो विशिष्ट संख्या है, उससे तो गिनना ही नहीं है, ना अभाज्य में ना भाज्य में। 2 क्या आ गई, 2 तो अभाज्य में चली गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और खास बात यह है कि 2 अभाज्य भी है और सम भी है। एकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य में आती है, 2 एकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य में आती है। ओके, उसके बाद 3 भी कैसे चली गई बेटा, अभाज्य में चली गई। कैसे, क्योंकि 3 को हम 3 के
3 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 को हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 क्या हो गई अभाज्य, लेकिन 4 जो आई हमारी भाज्य आई। तो देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या तो आंसर आएगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बेटा कौन है, 4 है। ओके, अच्छे से याद कर लो, ये हो गई हमारी भाज्य संख्याएं। चलो तेजी से बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सह अभाज्य संख्याएं। अभी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, सह अभाज्य संख्याएं। ओके, मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा कि सह अभाज्य संख्या क्या, फिर की पॉइंट बताएंगे आपको। चलो बढ़े आगे। 8 नंबर का टाइप संख्या पद्धति में सह अभाज्य संख्याएं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, टुन 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 टुन, खोया तूने पाया मैंने रब से मिलाया तूने। चलो फिर से रब मिलना, रब से बाद में मिल लेना। चलो इधर आ जाओ, बड़े बड़े हमें अपने टॉपिक की ओर। सह अभाज्य संख्याएं। चलो क्या होती है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, अभी आपके मन में बड़ा ख्याल आएगा, क्या ख्याल आएगा, प्यारा सा ख्याल आएगा। किसको देखकर, ये अभाज्य को देखकर। अब सोच रहे होगे कि अभाज्य चीज आई है, ओके, तो अभाज्य संख्या ही की बातें होगी। ऐसी बात नहीं है, इसमें हम भाज्य संख्याएं भी लेंगे, इसमें हम अभाज्य संख्याएं भी लेंगे। शर्त क्या है, किसे कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, वो हम जानेंगे। कैसे, तो देखो बेटा जैसे अगर मैंने मतलब 15 ले लिया, चलो मैंने 15 ले लिया। ओके, सुनना, बात सुनना अच्छे से, पहले समझ लो फिर देखते हैं। मैंने 15 ले लिया और मैंने एक 13 ले लिया। ओके, 15 के गुणनखंड क्या बनेंगे, मतलब कि 15 को हम किस से डिवाइड कर सकते हैं। 15 को हम 15 से कर सकते हैं, 15 को हम 1 से कर सकते हैं, 15 को हम 3 से कर सकते हैं, और 15 को हम 5 से कर सकते हैं। ओके, लेकिन 13 को हम किससे विभाजित कर सकते हैं, तो 13 को हम 13 से कर सकते हैं और 13 को हम सिर्फ 1 से कर सकते हैं। अभी ध्यान से देखो, मैंने 15 के गुणनखंड लिखे हैं और मैंने 13 के गुणनखंड लिखे। ओके, तो अभी ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य है कि नहीं है। ओके, सह मतलब साथ में है, दोनों साथ में है, तो ये सह अभाज्य है कि नहीं है। तो देखो इधर 15 के जो गुणनखंड किए 15 1 3 5, 13 के किए 13 1। ओके, तो अभी दोनों में सामान्य क्या है, मतलब सामान्य मतलब एक जैसा, दोनों में एक जैसा क्या है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। ओके, दोनों में और कुछ है, एक सामान्य कुछ भी नहीं है। 15 है, 3 है, 5 है, 13 है, कुछ भी सामान्य नहीं है। तो मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसमें सामान्य गुणनखंड केवल एक ही हो, केवल ये वाला एक ही हो, ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। नहीं समझे तो फिर से लिख के समझा देता हूं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड में केवल एक ही सामान्य हो, केवल ये वाला एक मतलब एक ये वाला केवल एक ही सामान्य गुणनखंड हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या है। ओके, जैसे मैं फॉर एक एग्जांपल देख के देखा जो सह अभाज्य नहीं है। चलो मान लो बेटा मैंने ये 12 ले लिया और ये मैंने, चलो मान लो बेटा मैंने 8 ले लिया। ओके, 8 ले लिया। अभी देखो मैं 12 के गुणनखंड करूं तो क्या आएगा, 12 आएगा, फिर एक 1 आएगा, फिर एक 4 आएगा, फिर एक 2 आएगा, फिर एक 6 आएगा, फिर एक 3 आएगा। ओके, 3 आएगा। ओके, चलो ये बेटा क्या हो गए, 12 के गुणनखंड हो गए। मैं 8 के कर लूँ, 8 के क्या आते हैं बेटा, 8 का एक 8 आएगा, 8 का एक 1 आएगा, 8 का एक 4 आएगा और 8 का एक 2 आएगा। अभी देखो तो ध्यान से देखो, ये जो गुणनखंड किए और ये जो गुणनखंड किए, ये दोनों गुणनखंड में पहले एक तो है दोनों में, चलो एक तो है, सब में होने वाला है क्योंकि एक तो सभी का गुणनखंड होता है, लेकिन इसमें एक 2 भी है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। ओके, और बेटा ये इसमें 4 है, इधर भी 4 है, मतलब कि दोनों में जो गुणनखंड है वो एक के अलावा भी कोई और है, जैसे कि इधर 2 है, इधर भी 2 है, दोनों मतलब सामान्य गुणनखंड क्या हो गए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक सामान्य गुणनखंड हो गया 2।
इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो मतलब सामान्य गुणनखंड इधर 4 4 हो गए। ओके, तो ये कंडीशन, ये जो हमारी शर्त है वो नहीं सेटिस्फाई हो रही, हमारी ये जो शर्त है वो नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो ये जो 12 और 8 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ओके, फॉर कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया बेटा, मैंने चलो 21 ले लिया और मैं एक 22 ले लूँ। ओके, अभी इसके गुणनखंड करें तो 21 के गुणनखंड करें तो बेटा क्या होगा, ये 7 तरी 21 होगा, 3 सित्ता 21 होगा। ओके, फिर 21 का तो बेटा 21 तो लगता ही है, खुद के खुद एक तो होता ही है। ओके, चलो 22 के गुणनखंड क्या होगा बेटा, आपको पता है 11 लगेगा, 2 लगेगा। ओके, उसके अलावा खुद 22 तो होएगा और एक तो हमेशा रहता है। ओके, अभी देखो, अभी दोनों में सामान्य गुणनखंड केवल कौन है, देखो तो 7 3 21 1, यहाँ पर कुछ है 7 3 21 नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। तो मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसमें गुणनखंड केवल और केवल, सामान्य जो गुणनखंड है वो केवल और केवल एक ही हो, तभी वो संख्या क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो 21 और 22 वो कैसी संख्या है बेटा, सह अभाज्य संख्याएं है। समझ में आई बातें, कि देखो ऐसी संख्याएं कि जिसके गुणनखंड केवल एक ही सामान्य गुणनखंड हो और केवल एक ही बेटा सामान्य गुणनखंड रहेगा। ओके, तो बेटा ये होगी हमारी सह अभाज्य संख्या। फिर देखो, मान लो कि मैंने ये लिख लिया, मैंने चलो बेटा मैंने कुछ ले लिया नंबर 18 और एक नंबर ले लिया मैंने 21। चलो बेटा अभी हमको पता करना है कि 21 और जो 18 है वो सामान्य गुणनखंड है कि सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखो ध्यान से, 18 के गुणनखंड खुद 18 हो गए, खुद 1 होगा, फिर 9 लगेगा, फिर 2 लगेगा। ओके, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा। ओके, और कुछ नहीं आता है। चलो ये 18 के बेटा क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अभी 21 के कर लो, 21 के तो हमने अभी किए थे, 7 3 21 खुद और 1। अभी देखो तो दोनों में कोई भी सामान्य गुणनखंड है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कहीं पर है 3, हाँ ये रहा, ये 3 है, ये 3, मतलब कि यहाँ पर एक के अलावा और भी सामान्य गुणनखंड है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। सह अभाज्य संख्या की कंडीशन ही यही होनी चाहिए कि एक ही सामान्य गुणनखंड होना चाहिए, एक के अलावा कोई और भी संख्या सामान्य गुणनखंड में नहीं होनी चाहिए। और संख्या देखो कोई और, चलो मान लो बेटा मैंने फॉर एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल बेटा हमारा, चलो चलो 11 ले लिया मैंने और चलो बेटा 13 ले लिया। ओके, चलो 11 और 13, तो 11 के गुणनखंड करने जाओ तो 11 तो एक अभाज्य संख्या है, तो केवल उसके 11 और 1 ही गुणनखंड बनेगी। याद है आपको, अभाज्य संख्या है मतलब वो संख्या है जिसका गुणनखंड केवल स्वयं खुद संख्या और एक ही हो। ओके, और 13 के गुणनखंड क्या बनेगा, 13 भी अभाज्य संख्या है, तो 13 का 13 और 1 ही बनेगा। तो अभी देखो तो दोनों में सामान्य गुणनखंड कौन है, केवल एक ही सामान्य गुणनखंड है, तो ये भी बेटा क्या हो गई, ये सहभाज्य संख्याएं कहलाएगी, क्योंकि एक ही अगर सामान्य गुणनखंड निकले तो सहभाज्य संख्या होती है। एक के अलावा, जैसे कि इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो सामान्य गुणनखंड एक के अलावा 3 भी है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं। ऐसे देख लो, इसमें 21 22 में देखो सिर्फ और सिर्फ एक और एक ही सामान्य गुणनखंड है, तो ये सहभाज्य संख्या कहलाएगी। इसमें देखो बेटा 12 और 8 में एक के अलावा 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, मतलब एक के अलावा 4 भी सामान्य गुणनखंड है। फिर ये देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, मतलब 2 भी सामान्य गुणनखंड है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन इसमें देखो 15 और 13 में यहाँ पर सामान्य गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक है, देखो इसमें एक, इसमें एक, मतलब कि सामान्य गुणनखंड एक ही है, तो ये जो संख्या है वो सहभाज्य संख्याएं है। आई होप कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक यहाँ तक रखते बेटा, हमने आज के लेक्चर में सीखा बेटा क्या क्या सीखे बातें, कि किसे हम पहला टॉपिक बेटा सीखे थे हम अभाज्य संख्या। ओके, पहले सीखे हम अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या, और लास्ट में सीखे बेटा किसे कहते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। अगर बेटा एकदम मस्त से नोट बना लेना अच्छे से। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।